नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन ये जो नई हुकूमत है, इमरान ख़ान साहब की हुकूमत, इमरान ख़ान साहब ने कौम से जो बहुत अहम वादे किए हैं, उन वादों में एक बहुत अहम वादा ये था कि मेरी हुकूमत ना तो हम किसी से भीख मांगेंगे और ना हम IMF की तरफ जाएंगे। हम अपने आप को मुश्किल फ़ैसले करेंगे, बहुत मुश्किल फ़ैसले करेंगे, लेकिन अपने आप को जो है अपने पाँव में खड़े करेंगे। और ये उनके बयानिए थे। लेकिन अभी बज़ाहिर जो हम देख रहे हैं, जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, हालांकि बहुत अहम इस वक्त जहां बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, वहाँ मुआशी बहरान बहुत अहम मसला है, जिसकी निशानदही उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर भी की थी और बहुत खूब की थी। उन्होंने कहा था इमेजिनेशन से भी ज़्यादा इस वक्त मुआशी बहरान है। तो ऐसी सूरत हाल में अभी जो IMF का वफ़द जो उसका आया है जायज़ा, उनकी कमेटी एक आई है और उसने हुकूमती ओहदेदारों से बातचीत की है और जिस तरीके से उन्होंने टैक्स की जो है वो टैक्स नेट को बेहतर करने के लिए इक़दामात की बात की गई है। इसी तरीके से कोई इक़्तिसादी पॉलिसी, इतनी बड़ी बड़ी कमेटी बन गई है लेकिन कोई इक़्तिसादी पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है। तो क्या ये हम समझ लें कि जिस तरह पुरानी हुकूमतों ने हुकूमतें चलाईं, IMF से कर्ज़ा लिया और उससे हुकूमत चलाई, बड़े बड़े काम किए और इस तरीके से कर्ज़ों में इजाफा होता रहा। जैसे कहा यह जाता है कि जनाब जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इस वक्त जो इजाफा हो गया है कर्ज़ों में, उसमें कैसे कमी लाई जाएगी, किस तरीके से। और या IMF में अगर हम जाते हैं तो IMF में जाने का नुकसान क्या है और उसका फ़ायदा क्या है। दूसरी तरफ जो इस वक्त सऊदी वफ़द जो आया हुआ है, वो वफ़द कहा यह जा रहा है कि बड़ी अहमियत का वफ़द है, क्योंकि एक तरफ उससे हम उधार ऑयल मांग रहे हैं, बल्कि हमने रिक्वेस्ट कर दी है 3 महीने के लिए, और दूसरी तरफ जो है वो तवानाई के शोबे में ऑयल सिटी के हवाले से, रेकोडेक के हवाले से उनका बहुत बड़ा जो कहा जा रहा है इक़दामात हैं, वो क्या इक़दामात हैं और किन शराइत पे है, इन इशू पे हम बात करेंगे। और इन इशू पे जब हम बात करेंगे तो इसके साथ हमारे साथ 3 बहुत अहम मेहमान हैं। डॉक्टर हफीज़ शाह, साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना व मुआशी, साबिक़ डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, साबिक़ चेयरमैन पैनल ऑफ इकनॉमिक्स। बड़ा नाम है आपका, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं डॉक्टर अशफाक हसन, माहिर माशियात, डीन नस्ट और मेंबर इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद होंगे उमर अयूब ख़ान, वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न, साबिक़ वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जनाब हफीज़ पाशा साहब की तरफ। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, क्या लग रहा है आपको इस वक्त जो हुकूमत, जिस तरह वज़ीर ख़ज़ाना ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा कि जी मसाइल, मुआशी मसाइल इतने हैं जो इमेजिनेशन से भी बढ़कर हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या आप देख रहे हैं कि जो 40 डेज़ गुजरे हैं हुकूमत के, कोई डायरेक्शंस नज़र आ रही है, जो उनका स्टेटमेंट था, जो उनका बयानिया था, या हम IMF की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या कहेंगे? आपने जो सवाल किया वो बहुत ही, जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, बहुत ही फंडामेंटल और मुनासिब सवाल किया है कि पहले तो आप इस बात का जायज़ा ले लें कि इस वक्त मुल्क के हालात किस लेवल तक आ चुके हैं। सबसे पहले तो ये कि पिछले साल जो बहुत ही परेशान कुन चीज़ थी वो ये थी कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जो नेट डेफिसिट है, वो था तकरीबन 18 अरब डॉलर, और ये उससे पिछले साल था 12 अरब डॉलर, और उससे पिछले साल था 5 अरब डॉलर, यानी कि तकरीबन 3.5 गुना इजाफा हुआ है 2 साल में। उसके नतीजे में आपके रिज़र्व्स पर काफ़ी प्रेशर पड़ चुका था, और रिज़र्व्स जो है वो 18 अरब डॉलर से गिर के तकरीबन 12 से भी कम हो चुके थे जून के एंड तक।
आज ये पोजीशन है कि वो $9 बिलियन के करीब मौजूद हैं, जो कि हमारे लिए 2 महीने के इंपोर्ट कवर के लिए भी काफ़ी नहीं है। दूसरी तरफ आपका फिस्कल डेफिसिट है, बजट डेफिसिट। पिछले साल वो 6.6% था जीडीपी का एक्सक्यूज मी, तकरीबन 2200 अरब, और ये पिछली हुकूमत के 5 साल के दौर में सबसे बड़ा डेफिसिट था। होना तो चाहिए था इसे 4.1% जीडीपी का, मगर हुआ 6.6% जीडीपी का। और इन 2 डेफिसिट्स में एक रिश्ता भी है। अगर आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा होगा तो उससे डिमांड बढ़ेगी और नतीजा ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। सो ये इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इस वक्त हम एक माशी बहरान में आ चुके हैं या आने वाले हैं। ठीक है, मैं ज़रा डॉक्टर अशफाक हसन की तरफ आता हूँ। अशफाक साहब, बज़ाहिर तो आप भी इस वक्त एडवाइजरी कमेटी में हैं, लेकिन हमें ये लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत जिसने कहा था कि जी IMF की तरफ हम नहीं जाएंगे लेकिन और सख्त फैसले करेंगे, तो हमें वो फैसले नज़र नहीं आ रहे सर, हमें वो डायरेक्शंस कहीं नहीं मिल रही है। हमें ये महसूस हो रहा है, बल्कि अब तो लग रहा है कि ये हुकूमत भी पुरानी हुकूमत की तरह IMF की तरफ जा रही है। इस पोजीशन पे जब इतने भारी कर्जे हों और मईशत का ये हाल हो, अगर हम IMF की तरफ जाते हैं तो क्या फ़ायदा हम हासिल कर सकेंगे सर, और क्या नुकसानात होगा मुल्क को, क्या कहेंगे? हर दिन जो वक्त गुजरता जा रहा है वो इस बात की तरफ हमें यकीन से अब हम कह सकते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया है कि अब हमने जाना ही है IMF में। ये मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूँ कि हुकूमतें जितनी आज तक की खबर है कि बिल्कुल जाएंगे वो, और फ़ैसला कर लिया गया है। और कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि ना जाएं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ये है कि वी मस्ट गो टू द IMF में जाना मेरे नज़दीक ये डिफिटिस्ट अप्रोच है कि जी एंड यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ, कि अब ये जो पाशा साहब ने जिस माशी मसाइल का जिक्र किया है, हम इसे हल नहीं कर सकते, चलो IMF के पास में वो कुछ बना कर दे देंगे, हमने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, इस जो पिछली हुकूमत थी और उससे भी पिछली हुकूमत थी, दोनों ने एक ही काम किया था। प्रॉब्लम आया, IMF के पास चले गए, पैसे 3 साल मिलता रहा, मज़े करते रहे, जाते वक्त ख़जाने को खाली करके चले गए। दूसरे आए, उन्होंने कहा कि हम भी चलते IMF में, वो आके IMF से पैसे मिल गए उनको $6-7 बिलियन, और उन्होंने अपना वक्त गुजारा, मज़े करके वो चले गए, मुसीबत में छोड़ के चले गए। जो आपने असद उमर साहब की जो पार्लियामेंट में तकरीर थी, ज़बरदस्त तकरीर थी, बहुत ज़बरदस्त। आई वॉज सो हैप्पी कि किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने इतना एक्सटेम्पोर इतनी अच्छी तकरीर की हो। और उन्होंने ये भी कहा, जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा था, कि आपके इमेजिनेशन से ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है हमारी। बिल्कुल 200% सही कहा। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को उस हालत में पहुंचाया है, वही उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं इस वक्त, उनके ओपनिंग बैट्समैन हैं। व्हाट इज सरप्राइजिंग। मतलब एक आदमी का कॉमन सेंस भी होता है कि यार, जिन लोगों ने ख़राब किया है, और मैं पार्लियामेंट में तकरीर कर रहा हूं कि इन्होंने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान की मईशत को। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दिन रात ये बोलते रहते हैं कि मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। भाई, जिन्होंने किया वही तो असद उमर साहब के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। तो यार, खुदा के वास्ते अपनी टीम तो बदलो। जब वही टीम से आप वही दवा लेने के लिए जा रहे हैं कि वो रिजल्ट कोई मुख्तलिफ आएगा, एक कॉमन सेंस की चीज़ है। तो जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ डेवलप हो गई है IMF में लेके जाना, वो इन्हीं भी लेके जाएंगे, उसी रास्ते पे चला दिया है। और मैं बार बार, परहैप्स आई एम द ओनली वन ओपनली सेइंग पाकिस्तान शुड नॉट गो टू द IMF। मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको मिसगाइड किया जा रहा है। आज मैं ओपनली कहना चाहता हूं, अगर आप IMF में जाएंगे, ये 1 करोड़ जो नौकरियां देने का है, ये आपके एजेंडे से खारिज। 50 लाख घर बनाना है, एजेंडे से खारिज।
अगर आप इसके लिए तैयार हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, बिल्कुल जाएं। आपकी टीम आपको सही बातें नहीं बता रही है। मैं आपके प्रोग्राम के तहत से मैं प्राइम मिनिस्टर से मुखातिब हूँ कि इसको इतना नॉर्मल तरीके से न लें। ये ग्रोथ और स्लो हो जाएगी क्योंकि IMF का प्रोग्राम जो है वो डिमांड मैनेजमेंट प्रोग्राम नहीं है सर। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा। उमर अयूब साहब, पहले तो एक ज़रूर बात, क्योंकि आप इस वक्त वो एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, अशफाक साहब, उनका कहना है कि अब हालात ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल वो जारी है। मैं इस पे थोड़ा सा कमेंट चाहूँगा कि आया वाकई हुकूमत ने माइंड बना लिया है? आपको भी लगता है, आप एक्सपर्ट हैं इन मामलात के, कि हुकूमत IMF की तरफ जा रही है? एक चीज़। और दूसरा ये सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक विज़िट हो रहा है सऊदी डेलीगेशंस का, और उसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, इन डिटेल लोगों को नहीं पता है, अखबारात में छोटी सी खबर आ रही है कि सऊदी कहाँ कहाँ सरमायाकारी करने जा रहे हैं। कहीं रेकोडेक की बात हो रही है, कहीं डैम की बात हो रही है, कहीं ऑयल सिटी की बात हो रही है, तवानाई की बात हो रही है। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से डॉक्टर साहब को भी और सारे साथियों को सलाम। सबसे पहले तो ये बात है कि सऊदी विजिट के हवाले से मैं बात करूंगा। तो कल भी हमारी उनसे मीटिंग्स हुई थी। उनको जो ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं, जिसको ग्रीन फील्ड ऑपरेशन कहते हैं, यानी कि आप बिल्कुल नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहें, वो भी उनके पास हैं, या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स उन्होंने लेने हैं तो वो फिर प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, उसमें से गुजरना पड़ेगा, और उनको इस चीज़ का मालूम है। और सऊदी इन्वेस्टर्स जो हैं वो दुनिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये चीज़ें उनको बखूबी मालूम होती है और अपना होमवर्क करके आते हैं। इसमें और भी ऑप्शंस उनके पास हैं, और जिन जिन प्रोजेक्ट्स का आपने बात किया वो सारे वो देख रहे हैं, और अगले चंद दिनों में वो अपना सर्वे करके फिर हमारे साथ बैठेंगे और फिर कोई डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। पर ये बात अच्छी है, खुशाइंद है कि वो उनका हाई पावर डेलीगेशन है, वो यहाँ पे आया है, और जिसको वो कहते हैं वे फॉरवर्ड वो देख रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए भी ये बेहतर होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, जो अच्छी बात है। और माहिरीन भी आपके साथ बैठे हैं, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आएगी, तो ये कोई ग्रांट या ये कोई लोन या वो नहीं होगा, ये डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, तो इससे आपके मुल्क की बेहतरी होती है। मैं ये यहाँ पे कहता चलूँ कि इस वक्त जो हालात हमारे, क्योंकि मेरे पास जो पोर्टफोलियो है पावर का, तो आपके ज़रिए से मैं नाज़रीन को भी ये बताना चाहता हूँ कि जो इस वक्त क्राइसिस है हमारे मुल्क में, वो है बिजली की तरसील का। 19,000 से 19,000 मेगावाट से ज़्यादा हम लोग बिजली की तरसील कर नहीं पा रहे हैं, और ये बुनियादी वजह है कि साबका हुकूमत ने बिजली की तरसील पे खर्चा ही नहीं किया। आपके ग्रिड स्टेशन देखें, आपकी जो बिजली की तारें देखें, चाहे शहरों में हों, चाहे 132 kVA की तारें हों, ग्रिड्स की हों, ट्रांसफार्मर्स हों, ग्रिड स्टेशन के ट्रांसफार्मर्स हों, ये बोसीदा हो चुके हैं, इस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। इसके अलावा आप जिसको NTDC कहते हैं, यहाँ के 220 kVA की जो लाइन होती है, या 500 जो बड़ी भारी बिजली की तरसील के लिए इस्तेमाल होती हैं, उस पर भी इन्वेस्टमेंट खातिर खा नहीं हुआ। और यही वजह है कि कैपेसिटी की एडिशन जो करते रहे वो भी सोच समझ के बगैर, डिमांड फोरकास्टिंग सही तरह नहीं की, और उसके लिए हमारे ऊपर अभी बहुत बड़ा कैपेसिटी चार्ज हमें देना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये मिस प्लानिंग के साथ होती हैं, और ये उस वक्त होती हैं जिस वक्त आप एक प्रॉब्लम को सही तरह एनालाइज ना करें और उस पर सही आप हिकमत ना करें। तो हमारी हुकूमत के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इस क्राइसिस से हम लोग निकले। और ये भी मैं कहता चलूँ कि हुकूमत के तकरीबन 1.5-2 साल जो गुजरे थे, उसमें जिसको हम लोग सर्कुलर डेट कहते हैं, गर्दशी कर्जा, वो तकरीबन 200-250 अरब रुपए से उठ के इस वक्त 450 अरब रुपए तक उन्होंने पहुंचा दिया। वजह कि उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए, जहाँ पे आप समझें कि चोरी ज्यादा होती थी, लाइनों पे
वहां पे भी उन्होंने लोड शेडिंग के जो औकात थे वो बिल्कुल कम कर दिए कि शायद हमें यहाँ से वोट मिल जाएगी, पर इस तरह वोटें नहीं होती, इस तरह नहीं वोट बनती है, इलेक्शन नहीं जीता जाता। लोग और दुनिया बहुत आगे चली गई है, तो उससे उन्होंने मेरे ख्याल में मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और ये उसके अलावा है क्योंकि PHPL एक कंपनी वहां पे तकरीबन 550 अरब रुपए वहां पे उन्होंने रखा हुआ है। तो टोटल आप करें तो इस वक्त गर्दशी कर्जे की मद में तकरीबन 1300 अरब रुपए हमारे सिर पे खड़ा हुआ है। और ओवरऑल कर्जों का आप बोझ देखें तो पिछले 5 सालों में ये कर्जे जो हैं तकरीबन 15,000 अरब रुपए से उठ के 29,000 अरब रुपए तक चले गए। डॉक्टर साहब, मैं पूछता हूँ ये बोझ कौन बर्दाश्त करेगा? वहां में पाकिस्तानी बर्दाश्त करेगी। ये बिजली की का बोझ जो है ये कौन बर्दाश्त करेगा? ये हमारी कौम, ये गैस के सेक्टर में कभी गर्दशी कर्जा नहीं था। 150 अरब रुपए का गर्दशी कर्जा जो है वो यहाँ पे भी छोड़ गए। और ये मिसमैच। मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगा अगर इजाजत दें आप। सर देखिए, आप हुकूमत में आए हैं, यकीनन ये कर्जे मौजूद हैं, किए गए, IMF में गए, कर्जा लिया, प्रोजेक्ट में डाला, जो कुछ भी किया और आवाम पर बोझ पड़ता गया। लेकिन सर अब आपकी हुकूमत से यही उम्मीद थी कि आवाम पर बोझ नहीं डालेंगे आप, लेकिन वो आने लगा है बोझ। और अगर हम IMF की तरफ जाते हैं तो यकीनन फिर ये बोझ और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से 1 करोड़ नौकरी है, 50 लाख मकान हैं वो भी, और हम सुन रहे हैं कि सऊदी अरब से आपने जाहिर है ऑयल मांग लिया है अभी 3 महीने का रेगुलर जो है वो हर रोज़ की बुनियाद पर, तो जाहिर है वो भी पेमेंट करनी पड़ेगी। मेरा यहाँ पे ये एक सवाल है सर कि ये जो सऊदी आए हैं ये हुकूमत इन्वेस्ट कर रही है या वहाँ के जो सनतकार हैं या वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ का जो अमीर तबका है वो इन्वेस्ट करने आया है, या सऊदी हुकूमत बराह रास्त इन्वेस्ट कर रही है? और कुछ अंदाज़ा है सर कि कितना इन्वेस्टमेंट आप उम्मीद रखते हैं कि वो करेगी, और क्या वो कुछ ना कुछ शराइत तो ज़रूर रखेंगे सर, और फिर ये पेमेंट भी वापस करना है? और अगर हम इल्ज़ामात पे जाएंगे पुरानी हुकूमत का, बिल्कुल आपका हक बनता है, तो इल्ज़ामात से मसाइल तो हल नहीं आएंगे, कोई डायरेक्शंस, कोई पॉलिसीज नजर नहीं आ रही सर, क्या कहेंगे? डायरेक्शन डॉक्टर साहब बात की है कि या सऊदी इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम लोग बात करें तो उनके एडवाइजर यहाँ पे आए हुए हैं और उनके एनर्जी मिनिस्टर के हदायत से और उनके जो क्राउन प्रिंस हैं उनके हदायत से यहाँ पे आए हुए हैं। तो जाहिर बात है सऊदी हुकूमत की बैकिंग ही से आए हुए हैं यहाँ पे। और ये कोई ये जिस तरह मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी, ये डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जुमरे में आता है। तो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में वही होता है कि जी आप किसी इंडस्ट्री में या इन्वेस्ट करेंगे या ग्रीन फील्ड ऑपरेशन आप जिसको कहते हैं कि बिल्कुल एक इंडस्ट्री असर नौ आप शुरू करते हैं या बनाते हैं तो एज ए इन्वेस्टर लाते हैं, और आपका ये होता है कि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके कुछ कमा सके। तो वो मुल्क के लिए भी अच्छा है और इंडस्ट्री के लिए भी, और वहाँ पे मुलाजमतें भी बनती हैं और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है। तो ये एक मैं वजाहत करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा डायरेक्शन की, इस वक्त हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर में जो हमारी इस वक्त मुकम्मल तवज्जो है वो ये है कि हम लोग अपना ट्रांसमिशन लाइनों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें और उसको बेहतर करें। जनरेशन पे भी काम होगा, पर ये जो हमारे लिए है इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसमिशन का, जिसमें आपकी 500 kVA लाइन्स 220 की हो गई, और ग्रिड स्टेशन पे और शहरों में और देहातों में जो ट्रांसफार्मर्स हैं, आपकी बिजली की तारें हैं, पोज हैं, इनके ऊपर काम करें। क्योंकि जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपसे बात की थी कि बिजली हम लोग 19,000 या 19,500 मेगावाट से ज़्यादा हम लोग उसकी तरसीद कर ही नहीं सकते हैं, और यही वजह है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कल रात को भी आपका कोस्टल एरिया में बिजली की ट्रिपिंग हो रही थी। उसकी वजह यह है कि कई जो तकनीकी प्रॉब्लम, मतलब मुख्तसरन आपको बताऊं, कोई इंसुलेटर पे मॉइस्चर या फिर नमी ज़्यादा हो गई थी तो वो ट्रिप हो रहे थे, वो हमने रिप्लेस करने हैं। इसी तरह मुख्तलिफ और जगहों पे ट्रिपिंग आ रही थी, वो निज़ाम पुराना हो चुका है। तो हमारी इस वक्त यही कोशिश है कि इसको हम लोग क्लियर करें और सिस्टम को बेहतर किया जाए, और ये हमें दो एक साल लगेंगे, 2-3 साल इंशाल्लाह इस पे लगेंगे बेहतर हो, और ये एंड यूजर तक इलेक्ट्रॉनिक मीटर, प्रीपेड मीटर्स उस लेवल तक हमने जाना है। और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं
उनको उनमें भी बेहतर है कि सार्फिन को डॉक्टर साहब मैं इलेक्शन लड़ के आया हूँ, लोग जहाँ पे होते हैं उनको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, या बिजली, मतलब इसमें कोई लंबी चौड़ी वो साइंस की ज़रूरत नहीं है, या बिजली है या बिजली नहीं है, या बिजली की वोल्टेज पूरी है या वोल्टेज कम है। तो इसके ऊपर हमने काम करना है और ये हमारा एक अपने अवाम के साथ एक वादा भी है कि सिस्टम को हमने एक शफाफ तरीके से बेहतर करना है। ठीक है सर, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मैं एक दफ़ा और कुछ आपके सामने ज़रूर रहूँगा, अपने मेहमानों से भी पूछता हूँ, क्योंकि आप इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, बहुत अहम मिनिस्ट्री जो है पावर आपके पास है, बहुत अहम बातें, और ख़ास तौर पे सऊदी अरब के हवाले से जो बातें आपने बताई हैं उस पर हम अपने मेहमानों से भी कमेंट्स लेते हैं, और एक दो चीज़ें हैं जो हम आपके सामने पेश करेंगे ताकि वो भी आप हमें, हमारे अवाम को, लोगों तक बता सकें। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, ये जो पाकिस्तान की इकॉनमी है ये आपके टिप्स पे है, और 2 दफ़ा पहले आप पाकिस्तान को जो है वो डिफ़ॉल्ट से ले कर आए। सर, पाकिस्तान की अवाम को बताएं इस वक्त आपने देखा उमर अयूब साहब ने जो बातें की वो आपके सामने हैं, और डॉक्टर अशफाक ने जो बातें की हैं वो भी आपके सामने हैं। तो सर, हम कहाँ खड़े हैं? मगर IMF की तरफ जाते हैं, और अगर हमने IMF पे ही बेस करना है पुरानी हुकूमतों की तरह, तो वो खुद जो इल्ज़ाम लगा रहे थे और बता रहे थे, इल्ज़ाम नहीं है, वो हक़ाइक़ है कि पाकिस्तान का कर्जा इतना गर्दशी हो गया है, पाकिस्तान का रिज़र्व का ये हाल है, पाकिस्तान की जो इस वक्त एक्सटर्नल डेट है, इंटरनल है, उसकी क्या पोजीशंस है, रेमिटेंस की क्या हालात है, पूरी की पूरी माशी हालत तबाह है, और फिर हम IMF की तरफ जा रहे हैं। कैसे आप देखते हैं सर इन बातों को? बात यह है कि हुकूमत जो है, अब वक्त आ गया है कि तय कर ले कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आपने जो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है पिछले दिनों, वो था कि आपने एक रिवाइज्ड बजट इस साल के लिए पेश किया है। ये मुनासिब था इसलिए कि जो पिछली हुकूमत थी उसको छठा बजट पेश करने की कोई वजह नहीं थी। इसमें जो इक़दामात लेने चाहिए थे वो पूरी तौर पर नहीं लिए गए। टैक्स के निज़ाम में जो रिफॉर्म की ज़रूरत थी और जो ब्रॉड बेस्ड करना था और निज़ाम को फैलाना था, उसके इक़दामात कोई ख़ास हमें नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ ये हुकूमत की जो एक बात हमें बहुत पसंद आई थी आगाज़ से, कि वो चाहती थी और अभी भी चाहती है कि ऑस्टेरिटी हो, इकॉनमी हो, मगर इस बजट में हमें इकॉनमी के कोई मेजर्स नज़र नहीं आए। अब आप देखिए कि आपका जो करंट बजट है फेडरल गवर्नमेंट का, अगर आप उसमें से तनख्वाहें और अलाउंसेस निकाल दें तो तकरीबन 800 अरब ऐसा है जिसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कह सकते हैं। ये उस तरह के खर्चे हैं जिस तरह के आप बिजली, तेल, गाड़ियाँ और स्टेशनरी वगैरह इस तरह की चीज़ों पर खर्च करते हैं। इसमें गुंजाइश यकीनन है ऑस्टेरिटी और इकॉनमी की। तो हमारे इस रिवाइज बजट में एक पूरा प्रोग्राम आना चाहिए था फॉर ऑस्टेरिटी प्रोग्राम इन द करंट बजट, वो नहीं आया। उसके बरक्स आपने डेवलपमेंट प्रोग्राम को 225 अरब बजटरी PSDP को काटा है, जो आप मजबूरन आपको डेफिसिट कम करने के लिए करना पड़ रहा है, बट उसके नताइज जो हैं वो आवाम के लिए बड़े नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। एक तो ये कि बेरोज़गारी में इजाफा होगा। इस प्रोग्राम को 28% कम करके आपने तकरीबन 3 लाख नौकरियां जो हैं वो कम कर दी हैं। तो यू हैव टू मूव फॉर गॉड्स सेक एंड टेक सम सीरियस, डिफिकल्ट एंड टफ एक्शंस। मेरे ख्याल से अवाम और कौम इस बात पे तैयार है। सबको अंदाज़ा है कि जो हुआ है पिछले 5 साल उसमें इस गवर्नमेंट का कोई फॉल्ट नहीं है, बट इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट, ए नई हुकूमत, कि वो आके कोशिश करे
के हालात को बेहतर करने की कोशिश करे और आगे बढ़ने की कोशिश करे, वो हमें अभी तक पूरी तौर पर नजर नहीं आ रहा है। नजर नहीं आ रहा है। चले मैं डॉक्टर अशफाक की तरफ जाता हूं, लेकिन पहले एक शेर पढ़ देता हूं कि मीर क्या सादा है, बीमार होते हैं जिसके सबब, उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं। जी डॉक्टर अशफाक साहब, क्या कहते हैं आप? माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मौके के मुनासिबत से आपने ये शेर पढ़ी है, बिल्कुल सही कहा है आपने। देखें, अभी असद उमर साहब ने, सॉरी उमर अयूब साहब ने, उमर अयूब, इनके साथ, हाँ उमर अयूब साहब, इनके साथ मैंने भी काम किया वज़ारत ख़ज़ाना में। बड़े डायनेमिक किस्म के हैं, वेरी यंग, वेरी एनर्जेटिक, और बहुत मेहनत करते हैं ये, और इनको सबसे चैलेंजिंग मिनिस्ट्री भी दी गई है। ये अगर पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त अगर एक ज़ल्ज़ला है तो उस ज़ल्ज़ले का एपिक सेंटर जो है ना, वो है एनर्जी। ये ज़ल्ज़ला वहाँ से उठ रहा है। इस वक्त जून 16 में, जून 30 जून 2017 26,000 से ज़्यादा मेगावाट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, जून 17, और जून 25 में ये बढ़ के हो जाएगा 62,000। हमने 36,000 मेगावाट ऐड करने हैं, और सारे दिए गए हैं कि गैस के ज़रिए से कितने बनेंगे, कोल से कितने हैं, वो हर चीज़ दिए हुए हैं। और ये मैं जो गवर्नमेंट की अपने जो बुक हैं उनमें से आपको बता रहा हूँ। अब उसकी वजह से कि ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। अभी असद उमर अयूब साहब कह रहे थे कि 19,000 मेगावाट से ज़्यादा लोड डालते हैं तो ट्रिप कर जाता है, क्योंकि हमने ट्रांसमिशन लाइन पे कभी उसमें इन्वेस्टमेंट की नहीं है। तो अब आप बताएं कि 19,000 से ज़्यादा आप लोगों को सप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकर बैठे हुए 62,000। तो इस वक्त जो है कैपेसिटी पेमेंट का सबसे बड़ा इशू है। 2015-16 में ये जो कैपेसिटी पेमेंट था हमारा, ये तकरीबन 280 बिलियन था, जो बढ़कर 2016-17 में ये 380 के करीब हो गया, और ये 17-18 में ये 450 बिलियन था, और ये जो माली साल चल रहा है इसमें तकरीबन 650 से लेकर 700 बिलियन सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट है, जो तकरीबन हमारे कौमी मजमूई पैदावार के 2% हैं। अब आप बताएं कि आप जाएंगे IMF में, IMF के साथ प्रोग्राम करने के लिए जाएंगे, तो वो तो कहेगा कि ये 5.1% जो बजट डेफिसिट रखा है ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको आप नीचे लेकर आएँ। वो 4 कहेंगे, हम रोएंगे गाएंगे, 4.5 पे आ जाएगा। अब आप बताएं कि जिसमें 2% ऑफ GDP कैपेसिटी पेमेंट आपने करना ही करना है, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर एक्सपेंडिचर, तो बाकी जो बच गए, जो 2-2.5% बचेंगे, उसमें NFC अवार्ड की वजह से भी कुछ ओवर स्पेंडिंग होगी। तो आप ये कैसे ये प्रोग्राम रन कर सकते हैं? ये प्रोग्राम चल नहीं सकता है पाकिस्तान में। IMF का प्रोग्राम नहीं चल सकेगा गिवन आवर करंट एनवायरनमेंट। ये क्या होंगे? हम वही वन ट्रांच कंट्री की तरफ वापस जा रहे हैं, पहला किस्त लेके फिर फिसल जाएंगे, क्योंकि जो कंडीशंस होंगे उसमें मैं आपको चंद बता देना चाहता हूं ताकि कौम को भी पता चले कि तकरीबन वो कहा जाएगा कि आपके एक्सचेंज रेट जो हैं वो मिस अलाइंड है अभी भी, तो तकरीबन 20% जो है आपने इसकी डिप्रिसिएशन करनी है करेंसी की। नेचुरली इससे इन्फ्लेशन होगा। इससे जब इन्फ्लेशन होगा तो स्टेट बैंक टाइट करेगा अपने मॉनेटरी पॉलिसी को, जैसे अभी किया है। 1% इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाया स्टेट बैंक ने तो 0.5% GDP एडिशनल बजट डेफिसिट बढ़ जाएगा। 8.5 सर, नहीं बजट के खसारे की बात कर रहा हूँ। 1% अगर डिस्काउंट रेट बढ़ाया स्टेट बैंक ने तो उसका इम्पैक्ट एडिशनल बजट डेफिसिट पे 0.5% होगा। तो अगर आप 20% करेंसी डिप्रिशिएट करेंगे, इन्फ्लेशनरी होगा। आपने इंटरेस्ट रेट को फिर बढ़ाना है, 10% तक लेके जाएंगे और ऐड करेंगे, उतना आपका बजट का खसारा बढ़ेगा। नेक्स्ट उसमें क्या होगा कि आपके डेट बढ़ेंगे, पब्लिक डेट इन टर्म्स ऑफ रुपी में वो बढ़ जाएगा।
जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे उसका इम्पैक्ट होगा। ये हाउसिंग स्कीम कहाँ चली जाएगी, 50 लाख घर आपके। इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी स्लो डाउन होगी तो आपने जॉब्स कहाँ से क्रिएट करने हैं। जितने तकरीबन 2 मिलियन के करीब 20 लाख लोग हर साल जॉब मार्केट में आ रहे होते हैं, इन सबों को नौकरी देने के लिए आवर इकोनॉमी शुड ग्रो बाय 7 to 8% पर एनम। जब ये 4-4.5% से ग्रो करेगा IMF के प्रोग्राम में, तो ये कहाँ से आप क्रिएट करेंगे जॉब। तो ये आपका 1 करोड़ घर देने वाला, जॉब देने वाला, ये भूल जाए फिर आप। दूसरी चीज़ ये है कि PIA है, वो कहेंगे कि जी ये तो बहुत ज़माने से हमारे लिस्ट पे है, आपके माजी में हुक्मरानों ने प्रॉमिस किया था कि ये प्राइवेटाइज करेंगे, तो आप करें इस पे। हुकूमत ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया कि जी हम ना स्टील मिल को प्राइवेटाइज करेंगे और ना PIA को करेंगे, तो यहाँ आपके साथ उनका क्लैश होगा। उसके बाद ये जो सर्कुलर डेट है जिसका असद उमर अयूब साहब कह रहे थे, तो वो कहेंगे जी इसको कैसे हैंडल करेंगे आप, इस 1200 बिलियन को जो सर्कुलर डेट है इसको हैंडल कैसे करेंगे आप। तो आप ये इस तरीके से करें कि पावर के प्राइसेस को बढ़ा दें ताकि आपको रेवेन्यू मिले और उससे आप सर्कुलर डेट को कम करते चले जाएं। तो आपको टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं इन सब चीज़ों के लिए? क्या पाकिस्तानी कौम तैयार है? तो आप देखें ये काम आप खुद करें, कोई खुददार कौम तो बने खुदा के वास्ते। ये अभी जो ये सऊदी अरब की बातें हो रही हैं, चाइना की बातें हो रही हैं, देखें इस वक्त हमारी इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए से पाकिस्तान की इकॉनमी ऑलरेडी स्लो डाउन हो रही है। ये 4 और 4.5 से ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता इस साल, और उसके बहुत सारे इंडिकेटर हैं। आपके POL प्रोडक्ट की जो सेल है 2 महीने में 38% गिर गई है। आपके जो प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट का ऑफ टेक है सिर्फ 4 बिलियन हुआ है इस पूरे 1 जुलाई 1 से लेकर सितंबर 7 तारीख तक। इसके अलावा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ 0.5% हो गया, 0 ग्रोथ है। ये इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है। आपका इंपोर्ट नहीं बढ़ेगा तो ये 8-8.5% अगर इंपोर्ट हमारा बढ़ता है ना, तो ये हमारा गैप बहुत कम हो जाएगा। इस गैप को हम फिल कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू द IMF। कोई खुददार कौम बनो यार। फॉर वंस वी ट्राई टू लिव विदाउट IMF। ठीक है, मैं ब्रेक पे जाऊंगा, थोड़ा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने एक सवाल उठाया है कि ये सऊदी हुकूमत नहीं आई है सर, लग रहा है ये सऊदी हुकूमत ने भेजा है इन्वेस्टर को। और सर जिन जगहों पर इन्वेस्टर इस वक्त आकर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं उनमें सर रैकोडेक एक बहुत अहम मादनियात है पाकिस्तान की। हमने पहले ही मुशर्रफ साहब के शायद दौर में सैंडेक दे दिया था चाइना को, जो सारा का सारा ले जाते हैं अपने मुल्क में रॉ मटेरियल पूरा, और वहाँ से जो चीज़ भी मिलती है वो फिर बताते हैं और फिर उसका अमाउंट भेजते हैं और इस तरह हमें मिलता है। तो ये एक रैकोडेक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी मादनियात है। ये हम जो ये इन्वेस्टर आए हैं उससे बात कर रहे हैं, उन्हें दिखा रहे हैं। ग्वादर ऑयल सिटी, उसके ऊपर भी, डैम्स के ऊपर भी, एनर्जी के ऊपर भी, और ये कि उधार हम तेल ले रहे हैं। सर माजी में सऊदी अरब ने, जो मेरी इत्तलात है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि आज तक सऊदी अरब ने उधार तेल नहीं दिया है। ये पहली दफ़ा उधार तेल लिया जा रहा है। तो क्या ज़ाहिर रिटर्न भी करना होगा, तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं देने को, क्या करेंगे सर? देखिए, जो ऑयल ऑन डिफर्ड पेमेंट की बात है, जो कि हमें शॉर्ट रन में वो चीज़ है जो हमारी लिक्विडिटी को बेहतर करेगा, हमारे करंट अकाउंट पर बोझ कम करेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मामला बम फटने के बाद 1998 में जब हमें मिला था, ये फैसिलिटी मिली थी, उस वक्त मैं वज़ीर था ख़जाने में, और उस वक्त सऊदी अरेबिया
कि हुकूमत ने, वो हमसे बहुत खुश थे कि हमने इस्लामिक बॉम्ब एक्सप्लोड किया है, मगर उन्होंने ये बात कही हमसे कि देखिए इस वक्त हमारी बजट की पोजीशन ख़राब है, हम आपको कैश नहीं दे सकते, हम आपको जो है डिफर्ड पेमेंट पर ऑयल देंगे। और उस वक्त आपको हैरत होगी कि ऑयल की कीमत सिर्फ $10 फी बैरल थी। आज जो पोजीशन है सऊदी अरेबिया की कि उनके बजट डेफिसिट जो है वो तकरीबन हमसे भी ज़्यादा है, यानी कि 9% है उनके जीडीपी का। दे आर वेरी शॉर्ट ऑफ फंड्स। दूसरा ये है कि तेल की कीमत $80 तक पहुंच गई है। इस वक्त शायद ये मुमकिन ना होगा कि हमें ऑयल ऑन डिफर्ड पेमेंट बेसिस मिले। अलबत्ता ये बड़ी अच्छी बात होगी कि सऊदी अरेबियन इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क के क्रिटिकल सेक्टर्स में आए, ख़ास तौर पे एनर्जी वगैरह में, मगर वो जो फ्लो है वो आएगा एक वक्त के साथ और आता रहेगा। ठीक है, मैं ज़रा अशफाक साहब की तरफ आता हूँ। अशफाक साहब, रेकोटेक पे ज़रूर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सर, ये भी एक बहुत अहम मादनियात है। पता नहीं गवर्नमेंट ने सऊदी अरब को वहाँ विज़िट तो करा रहे हैं, गवादर आइल सिटी के ऊपर कर रहे हैं, तो कैसे ये मसला हल होगा? एक तरफ हम मांग रहे हैं, उधार मांग रहे हैं, फंड मांग रहे हैं लोगों से, और कोई पॉलिसी नहीं है। IMF की तरफ अब जाना शुरू कर दिया है। कहाँ खड़े होंगे सर 1 साल बाद? देखिए, बात यही है कि जब तक कि हमारी पॉलिसीज़ क्लियर नहीं होगी तो जो बाहर पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, बड़ा जज्बा है उनको पाकिस्तान को हेल्प करने का, और ख़ासकर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन पे तो वो दिलो जान से फ़िदा हैं। वो लोग वो बिल्कुल वो चाहते हैं कि इमरान खान ने जो कहा है हमने करना है उसके लिए। तो ये बड़ा रेयर है कि किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का इतना गुडविल हो जो बाहर एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज़ हैं। और हम जब भी, आपको मैं बताऊं कि जब भी हम मुल्क से बाहर रहे हैं, हम ज़्यादा बेहतर पाकिस्तानी हो जाते हैं जब मुल्क से बाहर रहते हैं, क्योंकि घर में आते हैं तो फिर बस एक ही, चूँकि हम बाकी पाकिस्तानियों की तरह हो जाते हैं। तो बाहर में पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान को बहुत हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि कोई मुल्क में कोई डायरेक्शन नज़र आए, कोई पॉलिसीज़ हो कि हम किधर जा रहे हैं। और हमें कुछ नज़र आएगा तो भेजेंगे, मायूस नहीं करना चाहिए। बस कुछ नज़र आएगा तो मायूस नहीं करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि नज़र आएगा तो भेजेंगे ना। आपकी पॉलिसी नज़र आएगी तो आप IMF की तरफ जा रहे हैं, तो आपने वादा किया था कि हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे। आपने कहा था कि हम कशकोल नहीं उठाएंगे। आपने कहा था कि हम इस तरह की उधार चीज़ें नहीं करेंगे। तो सर, आपने कहा था कि हम सख्त फैसले करेंगे। आपने कहा था कि हम अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे। आपने कहा था कि पाकिस्तान में मौजूद बेहतरीन दिमाग को हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं फिर वही शेर पढ़कर आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मीर क्या सादा हैं, मीर क्या सादा हैं, बीमार होते हैं जिसके सबब, उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो इमरान खान साहब, अगर आप उन्हीं लोगों को अपने गिर्द रखेंगे जिन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है, तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। किसी स्टेज पर इंशाल्लाह बात करूँगा, मज़ीद हम बात करेंगे। वक्त ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।